ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो, उस क्वेश्चन में ये था कि एक ब्लॉक है जिस पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसका ब्लॉक का मास है 4 kg। सरफेस के स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है। क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिए, पता नहीं है कि रेस्ट पे है कि मोशन पे, हमें ये नहीं मान सकते कि काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है कि स्टैटिक है। ये भी नहीं, कई बार यहाँ म्यू एस के साथ म्यू के दोनों दे देता है क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए, आपकी कन्फ्यूजन बढ़ जाए। तो आप क्या करो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं। उसका तरीका क्या है, सिंपली पहले तो अप्लाइड फोर्स को पता करो। अप्लाइड फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स जो कि उसे सरफेस के अगेंस्ट सरफेस पर स्लाइड करा सके। स्लाइड कराने वाला फोर्स यही है, तो ना ही ये अप्लाइड है ना ही ये अप्लाइड है। इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में पहले दिया था। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो होती है म्यू एस इंटू एन। ठीक, तो एक बार इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, क्योंकि इस ब्लॉक के लिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल होगा, ये सरफेसेस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये अवे जा रहा है, तो अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, राइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स लेफ़्ट में लग जाएगा। और जो ये ग्राउंड है इस पर लेफ़्ट पे फोर्स लगाएगी। सारे फोर्स मेंशन कर दिए हैं। एक बार सबसे पहले आप वाई डायरेक्शन में क्या क्या करो, हमेशा अप्लाई करके देख लिया करो फ्री बॉडी डायग्राम। पहली वैल्यू तो हम क्या देखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को चेक कर लिया। इसमें पहला स्टेप तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही चेक करना है। म्यू एस इंटू एन, एन को निकालने के लिए वाई डायरेक्शन मैंने बोला एफ बी डी तो बनाना ही पड़ेगा, तो वाई पे आपने एफ बी डी बनाया। अपवर्ड फोर्स नॉर्मल फोर्स, डाउनवर्ड 4g, और ऑब्जेक्ट का मास है ये। क्योंकि वर्टिकल प्लेन में वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। जितने अपवर्ड एक्टिंग फोर्स है वो सब डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स के बराबर है। तो एक ही फोर्स लग रहा है ऊपर, एक ही नीचे, तो n इक्वल टू 4g, दैट इज़ 40 न्यूटन। n निकल आया तो हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, क्योंकि म्यू एस इंटू एन जो कि आ रहा है 8 न्यूटन। अब इन दोनों में से जो छोटा है अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फोर्स, वो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो आपको कम कौन दिख रहा है, अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। एज अप्लाइड इज लेस, सो इट इज़ आवर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप इस पर ये देखो, क्योंकि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स से लेस है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 होगा, रेस्ट पे है। एफ एस इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है, ये एक छोटा सा जनरल रिलेशन है, आप आगे भी पढ़ते चलोगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ये रिलेशन समझिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इवन दो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की और वैल्यूज से भी है सबसे बड़ी वैल्यू यही। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये एक क्वेश्चन दिया है कि इसमें म्यू एस भी दे दिया, म्यू के भी, सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए। अब इसमें क्या यूज़ होगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो म्यू एस, और अगर मोशन में आ गया तो म्यू के चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आपको हमेशा क्या देखना है, एफ अप्लाइड आइडेंटिफाई करना है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसे ग्राउंड सरफेस पर स्लाइड कराएगा, तो ये एफ अप्लाइड हो गया। ठीक है, अब आप देख तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होता है म्यू एस इंटू एन। एन के लिए वाई डायरेक्शन में क्या बनाएं, इसका एफ पी डी। तो वाई डायरेक्शन में एन, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4g। क्योंकि वाई डायरेक्शन में किसी तरह का मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, वाई में बैलेंस हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो सारे अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होंगे, तो n इक्वल टू 40 आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पुट करा, वी गेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन एज 24। अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग को चेक किया, कौन इसमें छोटा है, अप्लाइड, तो ये क्या हो गया हमारा, जिनमें से जो छोटा होता है लिमिटिंग और अप्लाइड में से, वो आपका क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब ये बताइए ऑब्जेक्ट, क्योंकि अप्लाई किया गया फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो ये कभी मूव नहीं कर पाएगा, रेस्ट पे रहेगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गई। ठीक है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन जैसे मैं बोल चुका हूँ, इट इज़ द इरेगुलरिटी इन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सरफेस है उनके बीच में जो इरेगुलरिटी है, उनमें इंटरलॉकिंग होती है, वो फ्रिक्शन का कारण है। ये 8th में भी पढ़ा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन
इज़ लेस देन लिमिटिंग, या फिर हम कहें काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर होता है। इसी अकॉर्डिंग इनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में भी रिलेशन है। काइनेटिक फ्रिक्शन और ये जो म्यू एस है इससे हमेशा छोटा ही होगा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एल इज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये अच्छे से याद रखिए। एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये ग्राफ भी कई बार आ जाता है कि इस वाई एक्सिस पे हम लोग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस इज़ रिप्रेजेंटिंग फ्रिक्शन एंड एक्स एक्सिस इज़ अप्लाइड फोर्स। तो जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, जब तक इनके बीच में लीनियर रिलेशन होता है, ठीक है, 45 डिग्री के ऊपर। उसके बाद जब मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम होती है लिमिटिंग से और कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। इस ग्राफ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन, इसमें जब बच्चा अप्लाइड फोर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा कि फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में हर जगह हर चीज़ को नहीं घुसाने की कोशिश करना। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्लाइड किस फोर्स की वजह से कर रहा है, वो आपका अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अब अप्लाइड बोलो चाहे स्लाइडिंग फोर्स बोलो, ये जो स्लाइड करा रहा है या स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो 40 न्यूटन का फोर्स इस वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर रहा है इसे। अब इसका 1 kg मास है तो 1g फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसकी टेंडेंसी या फिर मोशन पता नहीं है वो तो हमें, क्योंकि स्टेट नहीं बता रखी है, वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन का फोर्स, क्योंकि इस ग्राउंड से देखा जाए तो ये नीचे जा रहा है, तो अपोज करने के लिए अपवर्ड फोर्स फ्रिक्शन का आएगा। हमने ये चीज़ लगा दी। तो जो स्लाइड करने वाला फोर्स है, जो स्लाइड कराना चाहेगा, वही आपका एफ अप्लाइड है, उसकी वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। तो पहले लिमिटिंग को चेक किया, अभी लिमिटिंग होगी म्यू एस इंटू एन। एन कितने के इक्वल है? एन होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ऐसा फोर्स जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे 90 डिग्री पे लगे। यहाँ पर अगर बात करें तो एक बार एफ बना के समझा देता हूँ। देखो ये जो ब्लॉक था इसके ऊपर ये फोर्स पार से लगाया गया, तो ये फोर्स इसे प्रेस कर रहा है, तो यहाँ जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है ये भी प्रेस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसका नाम हो गया एन। क्योंकि इस इस एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, बैलेंस हो गया, एन इक्वल टू 40 आ जाएगा। सम ऑफ ऑल लेफ्ट एक्टिंग फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल राइट एक्टिंग फोर्स, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में किसी तरह का मोशन नहीं हो रहा है, तो एन की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो एफ एल को चेक किया, म्यू एस इंटू एन कैलकुलेट करने से आ रहा है 12 न्यूटन। अब आप इसको अप्लाइड से कंपेयर करो, तो अप्लाइड फोर्स लेस है तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शन से लेस होगा तो मोशन नहीं होगा, रेस्ट है, रेस्ट होगा तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है। काम ख़त्म हो गया यहाँ पर। अच्छा, बात ये आई कि यहाँ पर मैंने ये जो वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो निकाली है, इसमें हमेशा म्यू एस यूज़ होता है, म्यू के नहीं होता। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी किसका होगा, स्टैटिक का होगा। इसको ध्यान रखना। एक बार मैं पीछे देख लूँ, मैंने रिप्रेजेंट किया होगा इस रिगार्डिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन के फोर्स में। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन में म्यू एस लिखा है, म्यू के क्वेश्चन में अगर 2 दिया है तो म्यू एस से कैलकुलेट करोगे, है ना। क्योंकि अगर इसे म्यू के से करते तो 8 आता और 8 इससे कम हो जाता, 0.28 इससे कम हो जाता, गड़बड़ कर जाते आप। अब अगली टर्म एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ज़रा इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ बतानी है। देखो जब हम लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा था स्मूथ सरफेसेस के लिए, तो ये बताया था कि एक अपवर्ड कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर रखा जाए, जैसे इधर पे एम मास को मैंने सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर 2 तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स लगते हैं, एक नॉर्मल डायरेक्शन में और एक उस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में। ये 2 कॉन्टैक्ट फोर्स मिलके क्या बनाते हैं, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि है ये। जब तक सरफेस स्मूथ था तब तक ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसे फ्रिक्शन कह रहे हैं ये नहीं था, इसलिए सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स था, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इज़ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। 2 कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं।
अब बात कर रहे हैं जब अगर कोई एक बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो उस समय क्या होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, क्योंकि उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सरफेस के थ्रू ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो उस समय आपका जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल विद विच रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंगल that resultant contact force make with the normal reaction when body is just about to move, जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली हो। तो अगर पैरेलल शिफ्टिंग हम यूज़ कर सकते हैं, एफ एल को यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ एफ एल आ गया ये थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एन एफ एल बेस एन। एफ एल की वैल्यू म्यू एस एन होती है, पुट करेंगे तो टेन थीटा इज़ म्यू एस एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, टेन थीटा इज़ म्यू एस। मतलब आपका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ थीटा इज़ व्हाट, थीटा इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा किसके इक्वल आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स, इसे इनवर्स बोलते हैं, 10 रेज़ टू पावर -1 को 10 इनवर्स म्यू एस। ठीक है, अगले एक और क्वेश्चन को देखिए, जैसा कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये m मास का एक ब्लॉक है जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इस पर किसी तरह की फोर्स की इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी कि ये मूव कर रहा है किस वजह से, ये नहीं बता रखा, ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से कुछ दूरी ट्रैवल करके रुक जाएगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा जो इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है। फोर्स ऑलवेज चेंजेस द वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन का फोर्स इसकी वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है राइट में, तो ग्राउंड क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा लेफ्ट में। क्योंकि ये मूव कर रहा है तो क्लियर हो गया कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक। अगर यहाँ पे म्यू एस और म्यू के में से कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है तो जो दिया है उसी को वैसा कंसिडर कर लो। किसी क्वेश्चन में अगर एक ही वैल्यू दे और काइनेटिक फ्रिक्शन आए तो काइनेटिक में भी यूज़ कर लो, स्टैटिक की ज़रूरत बोल रहा है क्वेश्चन तो उसी को स्टैटिक में भी यूज़ कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को चेक किया। तो एम जी अर्थ लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड सरफेस ही लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। अगर हम निकालते हैं यहाँ से एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स को कैलकुलेट करें, ठीक है, इधर पे यहाँ पे म्यू एम जी इन्होंने बहुत डायरेक्टली लिख दिया, आप चाहे तो इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। देखो वाई डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो एन की वैल्यू बनेगी एम जी के बराबर, बिकॉज इन वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है वो 0 आ रहा है, क्योंकि इन वाई डायरेक्शन नो मूवमेंट इज़ देयर, सो सम ऑफ ऑल अपवर्ड एक्टिंग फोर्स इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड एक्टिंग, तो एन इक्वल टू एम जी। फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो होता है किसके बराबर, म्यू इंटू एन, तो म्यू गिवन है, एन हो गया एम जी, तो हमने यहाँ से ऐसे निकाला है ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। वैसे काइनेटिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इधर पर लिमिटिंग को निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेट क्लियर दे रखी है। इन एक्स डायरेक्शन एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, नेट फोर्स की वैल्यू। अब आप देखो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में ए ले लिया, हमने राइट डायरेक्शन में ए ले लिया, तो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, तो माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए हमने एज्यूम कर ली उसकी डायरेक्शन। ये अननोन वेरिएबल की डायरेक्शन हम लोग कुछ ले नहीं सकते, उसको हमने ए मान लिया राइट में, तो वो पॉजिटिव हो गया, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आएगी माइनस म्यू जी, माइनस क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है कि ये जो, या फिर कहें माइनस ये शो कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन किसकी थी, इसकी थी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो हमने डायरेक्शन ली है वो सही थी राइट में, लेकिन ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब फ्रॉम हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और हमें निकालना है कितने टाइम में रुक जाएगा, तो एस निकालना है, यू पता है वी नॉट। फाइनली क्योंकि ऑब्जेक्ट रुकेगा तो 0, एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस एम जी, माइनस म्यू जी, और टाइम हमें निकालना है। तो इन
4 से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी और टाइम की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जीरो वेलोसिटी, इनिशियली वी नॉट, ए की वैल्यू माइनस एम जी इंटू टी, टी इस वी नॉट अपॉन एम जी, टाइम निकल आया, स्केलर है पॉजिटिव ही आना चाहिए। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनली रुकेगा इनिशियल वी नॉट प्लस 2 इंटू माइनस म्यू जी इंटू एस, एस की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू जी। ठीक है, विच वन इज़ ईजियर, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमें किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना इजी होता है कि पुल करना इजी होता है, तो ऑलवेज इट इज़ ईजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट। पता कैसे लगेगा आपको, इसे ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स पुल करने में लेस लगता है एज़ कम्पेयर टू पुश, ये फाइनल रिज़ल्ट है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पुल करना इजी होता है। इन केस ऑफ पुल फ्रिक्शन फोर्स इज लेस, समझना है तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने एक ब्लॉक एम लिया, इसको मैंने एफ फोर्स से किसी एंगल पर, एंगल के केस में ही है, किसी एंगल पर पुल किया और इधर पे उसी एंगल से इस सेम मास को पुश किया, तो इसके लिए एफ बी डी ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें एंगल पे तो फोर्सेस के ऊपर कभी भी हम एफ इक्वल टू एम ए नहीं लगाते। ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एन, इस वजह से इसका मोशन राइट में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ़्ट में लगेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें सबसे पहले एन निकालना है, तो वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने वाला, तो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, एन की वैल्यू आ गई एम जी माइनस एफ साइन थीटा, व्हाट इज़ एफ, म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू इंटू एन की वैल्यू पुट करी तो हमारा जो ये फ्रिक्शन फोर्स ये आ रहा है। अगर हम पुश के केस में देखें तो इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, पता है पैरेलल शिफ्टिंग, यहाँ तो लीनियर शिफ्टिंग हो जाएगी, ओवरलैप ही हो रहा है, होता पैरेलल ही एक, तो इसे आगे की तरफ मूव करा दीजिए एंगल थीटा, इसका एक कंपोनेंट बनेगा एफ साइन थीटा, एक बनेगा एफ कॉस थीटा, ग्राउंड सरफेस एम जी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, क्योंकि इसका मोशन राइट की तरफ होगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले नॉर्मल फोर्स देखेंगे तो वो बनेगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू दिस। आप देख रहे हो इस केस में फोर्स म्यू, ये वाली टर्म में एफ साइन थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसमें एफ साइन थीटा ऐड हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो पुश करते वक्त अर्थ जो है फ्रिक्शन ज़्यादा देती है, पुल करते वक्त फ्रिक्शन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, सो इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिपोज, बिल्कुल एक छोटी सी बात है कि जब कभी भी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है, तो वो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस पर ऑब्जेक्ट अपने आप मूव कर जाए, स्लाइड कर जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसको या तो ऐसा भी कह सकते हैं, वो मैक्सिमम एंगल जिस पे आपका ब्लॉक रुका हुआ रहे, मतलब इस एंगल के बाद एंगल बढ़ाओगे तब इसकी स्लाइडिंग होगी, तो इस एंगल तक तो ऑब्जेक्ट क्या है, टेंड टू मूव, जस्ट मूव करने ही वाला है। तो डेफिनेशन जैसे व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, जिसके बाद आपका ब्लॉक जस्ट स्लाइड कर जाए उसे एंगल ऑफ रिपोज, या फिर इट इज़ द मैक्सिमम, दो तरह से, ये मैक्सिमम वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिस पे ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, इससे हल्का सा भी एंगल अगर आपने चेंज कर दिया तो ब्लॉक क्या है, मूव कर जाएगा। व्हेन ब्लॉक इज़ जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जब ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो सकता, तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड के समय ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। अब आपको याद कराता हूँ, वो मैंने आपको बताया था इंक्लाइंड के केस में हम एक्स और वाई डायरेक्शन अपनी खुद एज्यूम कर लेंगे, तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक्स ले लो और उसके परपेंडिकुलर वाई ले लो, तो इस एम जी का कंपोनेंट इधर आएगा एम जी साइन थीटा, और इधर इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन का फोर्स, क्योंकि ये जो सरफेस है इसके ऊपर ये ऐसे अवे जा रहा है, तो ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स दे देगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला होगा उस समय दोनों फोर्स एग्जैक्टली बराबर होंगे। इस अबाउट टू स्लाइड का मतलब इसके जस्ट हल्की सी वैल्यू बढ़ गई तो स्लाइड हो जाए, तो एम जी साइन थीटा होगा म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। इससे अगर हम एंगल निकालें तो टेन थीटा म्यू एस के बराबर आता है। यहाँ पर इस थीटा को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज, आप चाहे तो हर जगह आर पुट कर सकते हो, थीटा आर।
ठीक है। अब क्या समझ में आता है इससे, एक 3 कंक्लूजन्स आते हैं। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो एंगल प्लेन का है, इंक्लिनेशन का एंगल अगर रिपोज से कम है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, बॉडी रेस्ट पे होगी। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। अगर इसके बराबर होगी, इस समय ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, लेकिन इस समय आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आएगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं Fs इक्वल टू Fl, लिमिटिंग के बराबर। और जिस समय अगर ऑब्जेक्ट इसका इंक्लिनेशन प्लेन का ग्रेटर हो जाए तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, मोशन में आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन। इफ़ एंगल ऑफ रिपोज इज़ 45 डिग्री और नीचे डायग्राम दिया हुआ है, उसके लिए बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ए क्या होगा। तो आप कंडीशन चेक करें, सबसे पहले एंगल की कंडीशन चेक क्या करें। एंगल जो दिया है क्या वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है कि ज़्यादा, कम है। कम होने की वजह से मूव नहीं करेगा, इट विल बी एट रेस्ट। एट रेस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड किसे माना जाता है, वो फ्रिक्शन जो फोर्स जो कि इसे स्लाइड कराना चाहिए। अप्लाइड कौन होगा, ये इसे स्लाइड कराएगा, तो आपका अप्लाइड फोर्स mg sin 30 जो कि mg/2 कैलकुलेट सॉल्व हो गया। ठीक है, और क्योंकि रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन 0 होगा।